प्रिय लिसनर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं टू द पॉइंट की इस कड़ी में भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना, वर्तमान स्थिति एवं सुधार के उपाय। इससे पहले एक सूचना, युवा के प्लेटफॉर्म पर जेपीएससी ऑनलाइन क्लास, टाइम 7 AM to 9 AM एंड 8 PM to 10 PM, नए नोट्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस। संडे को प्रीलिम्स टेस्ट प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मीडियम ऑफ स्टडी हिंदी एंड इंग्लिश। तो चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और स्वरूप पर। पिछले 4 दशकों और उससे अधिक समय में भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना में भारी बदलाव आया है। क्रमशः देखते हैं। पहला, अर्थव्यवस्था के संरचना में बदलाव। 1980-81 की तुलना में मौजूदा कीमतों का उपयोग करते हुए कृषि और संबद्ध गतिविधियों का हिस्सा जीडीपी के 38% से गिरकर 19% हो गया है। सेवाओं का हिस्सा 37% से बढ़कर 53% हो गया है और उद्योग, निर्माण और उपयोगिताओं सहित 25% पर लगभग अपरिवर्तित बना हुआ है। ये सभी आंकड़े 2021-22 के हैं। दूसरा, जीवन प्रत्याशा और संबंधित लाभों में वृद्धि। 1980-81 में जीवन प्रत्याशा 54 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में यह 70 वर्ष लगभग आंकी गई है। इसका मतलब है कि औसत भारतीय अब लंबे जीवन का लाभ ले रहे हैं। इससे उत्पादकता में सुधार हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रसार और वृद्धि हुई है। नामांकन स्तर तेजी से बढ़ा है। तीसरा, निवेश की दर। अचल पूंजी में निवेश की दर बढ़ी है। 1980-81 में जीडीपी के 19.7 से बढ़कर महामारी से पहले 28.6% तक हो गई थी। इसके अलावा डिजिटलीकरण का उच्च प्रचार प्रसार हुआ है। चौथा, स्वस्थ आर्थिक विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि की क्षमता कम से कम 7% है। महामारी से पहले के 2 दशकों में भारत ने कई उतार चढ़ाव के दौरान भी आर्थिक वार्षिक वृद्धि 7% से कम नहीं की। अब देखते हैं महामारी ने भारत की आर्थिक वृद्धि को कैसे प्रभावित किया। महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक मंदी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF को लगता है कि विकास के लिए भारत की क्षमता का नुकसान हुआ है और विकास के पूर्वानुमान को कम किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोविड के साथ भारत में अधिक लोग कम उत्पादकता वाली कृषि पर वापस लौट रहे हैं। कुल आबादी में श्रमिक आबादी का अनुपात कम है। छोटे और मध्यम उद्यमों को नुकसान हुआ है। खपत में कमी हुई और परिणाम स्वरूप निवेश की मांग घटी। सार्वजनिक ऋण का उच्च स्तर है। और सरकार की नीतिगत त्रुटियां जैसे क्षेत्रीय व्यापार समझौतों से बाहर रहना जैसी समस्याएं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में प्रमुख आर्थिक संकेतक आंकड़े। पहला, आरबीआई ने कहा
कि वित्त वर्ष 23 में भारत की जीडीपी 7% बढ़ने की उम्मीद है। दूसरा, भारत वर्तमान में 2023 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति समानता यानी पीपीपी के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरा, 3.7 ट्रिलियन डॉलर की वर्तमान मूल्य पर जीडीपी के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चौथा, भारत ने 2020-21 में कोरोना में लॉकडाउन के कारण दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच सकल घरेलू उत्पाद में शायद सबसे तेज गिरावट देखी। सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 23-24 में राजकोषीय घाटा 5.9%, वित्त वर्ष 2023 में राजस्व घाटा 2.9% रहेगा। पांचवा, दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा क्रमिक रूप से 18.2 बिलियन डॉलर तक सीमित हो गया और यह सकल घरेलू उत्पाद का 2.2% है। छठा, 16 दिसंबर 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 563.499 बिलियन डॉलर था, जिसमें विदेशी मुद्रा संपत्ति 498.5 बिलियन डॉलर थी। सातवां, भारत की विनिमय दर एक अमेरिकी डॉलर में लगभग 82.76 भारतीय रुपये के बराबर है। आठवां, भारत में प्रत्येक 16 मतदाताओं पर एक प्रत्यक्ष करदाता है। भारत की केवल 1% आबादी आय कर देती है। नौवां, भारत का कर जीडीपी अनुपात 16.6% है, जो उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के औसत 21% और ओईसीडी के औसत 34% से काफी कम है। 10वां, मार्च 2022 में भारत की सकल बचत दर 30.2% मापी गई। 11वां, CMIEE की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 8.11% अप्रैल 2023 है। 12वां, भारत पर सकल घरेलू उत्पाद का 83% सार्वजनिक ऋण है, जबकि 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। 13वां, 2020-21 के महामारी वर्ष के दौरान निवेश जीडीपी अनुमान 2011-12 में 34.3% से गिरकर 27.3% हो गया। हालांकि यह 2020-21 के महामारी वर्ष को छोड़कर 2014-15 के बाद से निवेश अनुपात औसतन लगभग 29% रहा है। 14वां, UNDESA रिपोर्ट के अनुसार भारत के 2024 में 6.7% दर की वृद्धि से विकास की संभावना। IMF को उम्मीद है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में 5.9% की दर से बढ़ेगी, जो 2022-23 के 6.8% के आंकड़े से काफी कम है। 15वां, भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या IIP द्वारा मापा जाता है। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार
मार्च 2023 में 1.1% रह गया है। 16वां, कृषि के लिए सकल घरेलू उत्पाद में सकल मूल्य वर्धित हिस्सा 19%, उद्योग का लगभग 25% और सेवाओं का लगभग 53% है। ये सभी 2021-22 के आंकड़े हैं। अब जानते हैं भारत में असमानता की स्थिति। क्रमशः देखते हैं। पहला, स्टेटिस्टा और क्रेडिट सुइस की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत में भारत का धन गिनी गुणांक 82.3 उच्च था। दूसरा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% के पास 2021 में कुल संपत्ति का 40.5% से अधिक का स्वामित्व था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में देश में अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 166 हो गई। सरकार द्वारा प्रमुख आर्थिक सुधार क्या किए जा रहे हैं, देखते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार। पहला, अधिक निवेश का आकर्षित करने और रोजगार सृजन को सुगम बनाने के लिए 2019 में कर की दरों में काफी कमी की गई थी। दूसरा, कराधान कानून यानी संशोधन अध्यादेश 2019 ने किसी निर्दिष्ट छूट या प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेने पर नई विनिर्माण घरेलू कंपनियों के लिए कर की दर को 15% तक कम कर दिया है। इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से भी छूट दी गई है। मैट को घटाकर 15% कर दिया गया है। तीसरा, फेसलेस असेसमेंट को मूल्यांकन प्रक्रिया में लागू किया गया है। कर प्रकाशन के साथ संपर्क बिंदुओं को कम किया गया है और चिंताओं और मुद्दों के तेजी से समाधान की सुविधा प्रदान की गई है। चौथा, प्रत्यक्ष कर संहिता में सुधार कर प्रणाली में एक बड़ा सुधार है, जहां सरकार का लक्ष्य कर कानूनों और विनियमों को सरल बनाना है। पांचवा, पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन फंड आदि जैसी कुछ योजनाएं अभी भी टैक्स छूट के तहत आएंगी। छठा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डीडीटी को खत्म करना भारतीय इक्विटी मार्केट का आकर्षण बढ़ाने और निवेशकों और कंपनियों के एक बड़े वर्ग को राहत देने के लिए फाइनेंस एक्ट 2020 ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया। लाभांश आय पर केवल लाभ प्राप्त राशि पर लागू दर पर कर लगाया जाएगा। यह 7वां पॉइंट था। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष कर सुधार। पहला, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। 2017 में भारत ने अंततः एकल जीएसटी में परिवर्तन की शुरुआत की। दूसरा, श्रम संहिता। केंद्र सरकार ने श्रम के नियमन को कारगर बनाने के लिए डिजाइन किए गए 4 श्रम कानूनों की एक श्रृंखला भी पारित की है। तीसरा, किसान की आय दुगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र में खुलापन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कृषि सुधार विधेयक लाए गए हैं। चौथा, सतत विकास के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी PLI योजना द्वारा विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। संरचनात्मक सुधार क्या क्या है, देखते हैं। पहला, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया गया है। दूसरा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,
पीएम किसान सम्मान निधि योजना आदि शुरू किए गए हैं। तीसरा, 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण 4% ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में किसानों को 77,000 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। चौथा, ई मंडी पहल के तहत अब तक 1,000 मंडियों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है और 1 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हो चुका है। पांचवा, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 कंपनियों और व्यक्तियों के बीच दिवाला समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है। छठा, नीति आयोग की स्थापना और सहकारी संघवाद का कार्यान्वयन शुरू किया गया। सातवां, असमानता को कम करने के लिए और विकास के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए गरीब और पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आठवां, नीति आयोग द्वारा नीतियों के प्रभाव और परिणामों को मापने के लिए भारत मानव विकास सूचकांक के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के प्रमुख सूचकांक लॉन्च किए गए हैं। नौवां, आर्थिक विकास के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की गई है। यानी निष्कर्षतः देख सकते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, बृहद आर्थिक संकेतकों के आधार पर मजबूत रही है और कोविड-19 महामारी जैसे संकट के सामने लचीला साबित हुई है। भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में मानव विकास के लिए मजबूत कार्यान्वयन तंत्र के अलावा दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने वाले आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। इससे भारत को 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने में मदद मिलेगी। शुक्रिया।